गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 2 अक्टूबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है, उस पर हम सभी ग्रुपों को चर्चा करेंगे। साथ ही आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न का उत्तर भी देने का प्रयास कीजिएगा। आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, उसके पीछे का 2-3 कारण थे, जिसमें कुछ मेरी मैगज़ीन की व्यवस्था रही थी। साथ ही साथ आप लोगों का रिस्पॉन्स भी उसी तरीके से आ रहा था, क्योंकि पीटी मोड में आप लोग लगे हुए थे। और साथ ही साथ आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या आ रहा था आप लोग स्वयं जानते हैं। बार-बार मैं इस पर चर्चा करता हूँ, पर कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। और 69 बीपीएससी का आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, उसमें दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का क्या योगदान रहा आप लोग स्वयं देख लिए होंगे। इस इसकी चर्चा परिचर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी करेंट एस्पेक्ट के प्रश्न थे वो आपको लगभग सभी लोग कराए गए हैं, बस 1-2 प्रश्न को छोड़ दिया जाए, उसमें से सारे प्रश्न आपके करेंट अफेयर्स के जो सब टॉपिक थे, मेन टॉपिक थे, उसमें प्रश्न आपको दिया गया था, बताया गया था। वो वो बातें की गई हों एलिजाबेथ के बारे में, या तो फिर इसके बाद की व्हाइट हाउस के बारे में, या बहुत से प्रश्न ऐसे थे जो आप लोगों को प्रश्न में देखने को मिला था। आज मैं इस पे इवनिंग की क्लास में आप लोगों को इस पर डिस्कस करूंगा। कहाँ से प्रश्न पूछा गया था, वो टाइटन का जहाज डूबा था उसकी चर्चा परिचर्चा की गई थी। तो साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति की जो साक्षात्कार था, इंटरव्यू था, जो एथेंस में लिया गया था, उसमें भी बात चर्चा आपको को स्लाइड में दिया गया था, चर्चा हुई थी। और उस पर मैंने बात भी किया था आप लोग को, बराक ओबामा के बारे में आप लोग को याद हो। इससे संदर्भ में याद है। इसके बाद आपको बहुत से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो नेट मीटरिंग के बारे में पूछा गया है। नेट मीटरिंग क्या होता है, तो याद कीजिएगा, बहुत से प्रश्न आप लोगों को मैंने दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया है। तो इसलिए आप लोग यह कह नहीं सकते हैं कि दैनिक जागरण आपके लिए उपयोगी नहीं है। बस इसे आप लोग उपयोगी नहीं समझ रहे हैं, मूल मंत्र यही है। तो आप लगातार इसे समझिएगा। इससे पहले यूपीएससी के मेंस की हम बात करें, तो जिसमें जीएस पेपर 2 की बात करें, तो 20 में से 19 प्रश्न आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टॉपिक दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराए गए थे वहाँ से टैली हुए हैं। अब आप लोग इसके लिए चीज़ें की जाती है तो आप लोग विश्वास नहीं होता। इसका कारण, मूल कारण था कि आप लोग को पेपर कटिंग दे दिया जा रहा था, और पेपर कटिंग से आप लोग क्या करते थे, शॉर्टकट अपनाना चाहते थे, और उसी को देख के आप सोचते थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं सारे प्रश्नों का सॉल्व कर लूँ। एनालिसिस आप लोग नहीं देखते हैं। इसलिए आपसे यह प्रयास किया जाएगा, केवल एनालिसिस मिलेगा। और जो आपको मैगजीन और प्लस दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो कटिंग पेपर है, न्यूज़ है, वो आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा आपके दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के ऐप पर जाकर। आप वहाँ पर देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, माध्यम कुछ भी हो, तरीका होना चाहिए सक्सेस होने का। ठीक है ना? तो आप लोग शॉर्टकट मत अपनाइए। आज भी मैं बोल रहा हूँ, शॉर्टकट आपको नहीं सक्सेस दिला सकता। डेप्थ नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आप लगातार प्रश्न हो, यूपीएससी की प्रश्न हो, यूपी पीसीएस की प्रश्न हो, या बीपीएससी की प्रश्न, आप देखिएगा, उसका आकलन कीजिएगा। जब तक डेप्थ नॉलेज आपको नहीं है किसी भी सेक्शन में, तो आप सही तरीके से सिलेक्शन नहीं ले पाइएगा, और हमेशा कुछ नंबरों से आप पीछे रहिएगा और आपका सिलेक्शन बार बार रुकेगा। इसलिए मेरा यह प्रयास, हमारी टीम का यह प्रयास है कि आपका सिलेक्शन चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट बहुत काफ़ी हो गया। अब है कि एशियन गेम में भारत लगातार पदकों का अर्धशतक जारी किया। तो इस पर ध्यान अभी देना क्या है, जब लास्ट डे होगा उस दिन सारे चीज़ों को मैं एक साथ अपडेट कर दूंगा। रीज़न उसके पीछे, अभी डेली अपडेट होंगे, तो आप लोग इसे एक जगह संग्रह कर लीजिएगा, एक टॉपिक के आधार पर। एशियन गेम्स, उसमें क्या होगा अभी आप लोग को पॉइंट आउट करते जाना है। ठीक है? और मैं लास्ट दिन आप लोग का, जब एशियन गेम का लास्ट दिन होगा, पदक तालिका आ जाएगी। साथ ही साथ हम कौन से व्यक्ति ने, कौन से खिलाड़ी ने इतिहास रचा है, किसने क्या उम्मीद की गई है, क्या पदक लाया है, सभी पर चर्चा मैं करूंगा उस दिन। इसलिए वेट एंड वॉच कीजिएगा। ठीक है ना? चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 द्विपक्षीय संबंध से जुड़ा मामला है यह, जहां पर भारत में अफगानिस्तान दूतावास को अपना कामकाज समेट लिया। उसके पीछे कारण भी था। मैंने आप लोग को, जब अफगान मुद्दा हुआ होगा, जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा ये बात, कि मैंने जब ये चर्चा की थी कि भारत जब से रिकॉग्नाइज नहीं करेगा अफगानिस्तान को,
तब तक इसे वैश्विक मंचों पे इसे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी सहमति आवश्यक थी तालिबान सरकार को कि भारत का समर्थन मिले। इसलिए वो 21 के बाद लगातार दूतावास में अपने कार्य को कर रहा था, वेट कर रहा था कि भारत इसे समर्थन देगा। पर हालांकि भारत की तरफ से ऐसी कोई रजामंदी अभी तक नहीं दी गई है, जिसके कारण वो क्या करता है, 3 कारण बताकर अपने दूतावास को भारत से वापस ले जाता है। रीजन उसके पीछे बताया गया है कि अफगान दूतावास की विज्ञप्ति जारी करते हुए कारण बताए हैं, जिसमें अनुभव साझा किया कि मेजबान देश की तरफ से हमें आवश्यक मदद नहीं मिल पा रही। अब मैंने पहले ही दिन आप लोगों को बताया था, जब 2021 में घटना घटी थी, अगस्त 2021 में, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि घटना के क्रम में यह चीजें आई थी कि आपको भारत और अमेरिका का समर्थन चाहिए, और सबसे ज्यादा भारत का, क्योंकि भारत इससे पहले भारत के हित अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा रहे थे, जो भी देश वहां पर आपको कार्य कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में भारतीय समर्थन लाजमी था। भारत कैसे समर्थन देता, जब तक वो हिंसा के रास्ते पर अलग होकर सरकार लोकतांत्रिक स्वरूपीकरण के आधार पर, या जनमत संग्रह के आधार पर, या जनगणना के आधार पर, चुनाव के आधार पर सरकार स्थापित करता। पर इन्होंने बंदूक के आधार पर सत्ता को स्थापित किया। हालांकि वो अपने दृष्टि से सही नजर होंगे, पर हमारे लोकतांत्रिक दृष्टि से वो तो गलत तरीका था। इसलिए भारत उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसे समर्थन नहीं दिया। और यही मूल कारण था कि सरकार बार बार जो तालिबान सरकार है वर्तमान की, वहाँ अफगान की, वो अभी भी वेट कर रही थी सरकार की, भारतीय दूतावास या भारतीय सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, नहीं मिला। तो ये आपके लिए पीटी फैक्ट के तौर पर आगे आने वाले एग्जाम में काम देगा, और भारतीय दूतावास मेंस में आपको काम देगा शॉर्ट नोट के तौर पर, ठीक है ना, शॉर्ट नोट के तौर पर ये काम देगा। या फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भारतीय दूतावास भारत और अफगानिस्तान के बीच हालिया घटनाक्रम के संदर्भ में प्रश्न पूछे, तो इसको जरूर टैग कीजिएगा और अपने उत्तर को आगे बढ़ाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने नीचे आपको प्रश्न मिल जाएगा। चलिए देखिए, 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मजबूत सशक्त बलों की जरूरत है। तो यहाँ से एक पीटी फैक्ट आपको निकालने की जरूरत है। यहाँ पर 276वीं वार्षिक दिवस समारोह मनाया गया था, किसका, रक्षा लेखा विभाग दिल्ली छावनी में। उसका जो उद्घाटन किया गया जो हमारे देश के रक्षा मंत्री उनके द्वारा किया गया, और उनके द्वारा बोला गया है कि डीएडी जो डिजिटल रक्षा लेखा विभाग है, उसके द्वारा उसमें डैशबोर्ड और विश्वास बिल सूचना और कार्य विश्लेषण प्रणाली तथा ई रक्षा आवास की शुरुआत की है। 2 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, डिजिटल पहल, एकीकृत रक्षा वित्त डैशबोर्ड, एक डैशबोर्ड स्थापित किया गया, और एक विश्वास अर्थात बिल सूचना और कार्य विश्लेषण प्रणाली को डेवलप किया गया, जहां पर ई रक्षा आवास कॉन्सेप्ट है उसे शुरू किया गया। तो यहाँ से पीटी फैक्ट के तौर पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। और आप लोग अब नोट डाउन जरूर कीजिए, सिलेक्शन लेना है और बिना डरे हुए सिलेक्शन लेना है। एग्जाम के बाद आके सीधे मेंस में लगने वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर ऐसा कार्य करना है ना, तो जो चीजें मैं बताता हूँ दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में, उसे राइट डाउन कीजिए और शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, ठीक ना। सिंपल से भाषा में मैं बोलूँ तो चोरकटी मत कीजिए, शॉर्टकट मत अपनाइए, नहीं तो सिलेक्शन के दरवाजे पर खड़े हमेशा रहिएगा पर सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए बार बार ये बातें की जाती है और सपोर्ट कीजिए। जब आप लोगों की क्लासेज नहीं होती है, तो आप लोग मैसेज जब कर सकते हैं कि सर प्लीज सर क्लास लीजिए, इतना प्लीज करने की आवश्यकता है ही नहीं। आप लोग अगर मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे द्वारा जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर आ जाएगा, मैं खुद इसको कंटिन्यू करूंगा। मैं व्यू बढ़ाने का टीचर नहीं हूँ। आप लोग इतने दिनों से मेरे साथ है, मैं कंटेंट पर काम करता हूँ, मैं आप लोग के रिजल्ट पर काम करता हूँ। बार बार ये बातें मैं बोलता हूँ, आप 10 भी होंगे पर कंटिन्यू जवाब देंगे, मैं उनके साथ रहूंगा। 100 भी रहेंगे, 100 के साथ में रहूंगा। तो यहाँ पर बातें चल रही है रिजल्ट की, न कि यहाँ व्यूशिप बढ़ाने की। व्यूशिप बढ़ाना रहता मैं केवल पीटी फैक्ट काम नहीं करता। आप सोच के देखिए, पीटी फैक्ट काम केवल एमसीक्यू करवा के, वन लाइनर करवा के मैं आपको अभी 10 लाख 20 लाख लोगों का ग्रुप बना लिया रहता है यूट्यूब पर मुझे पता है उससे रिजल्ट नहीं आते। रिजल्ट किससे आते हैं? रिजल्ट आपको मेंस में काम करने से आते हैं।
तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, इसके लिए आप लोग इसके लिए सहयोग कीजिए, अपने पर मेहनत, अपने पर समय थोड़ा खपाइए, साथ में हम लोग भी काम करेंगे। अब देखिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अब इस पर जो आर्म्स फोर्स एक्ट है, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम जिसे हम लोग अफसा कहते हैं, ये देखिए लगातार चर्चा में आता है और ये हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो पीटी के हो या मेंस के हो या इंटरव्यू में। अमूमन अगर 10 लोगों का इंटरव्यू है, उसमें से 3 से 4 लोगों में इससे संबंधित हलचल जब भी होगा प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, असम के 4 जिलों में बढ़ाया गया अस्पा और अन्य 4 में हटाया गया, अर्थात 4 जिलों में बढ़ा दिया गया, 4 जिलों में घटा दिया गया। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए किन जिलों में बढ़ाया गया, ये जानकारी रखनी है, क्योंकि रीजन इसके पीछे है। बीपीएससी के एग्जाम में देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अब पूछा गया है तिब्बत से सीमा, याद है तिब्बत से सीमा पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का। अब याद आया आप लोगों को, कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि जब अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा भारत के लिए उठाता है चीन, तो हमें तिब्बत का मुद्दा उठाना चाहिए। कुछ दिन पहले एनालिसिस किया हूँ, 15 दिन पहले जब क्लास एंड हुआ था, 15 दिन से क्लास नहीं ले रहा हूँ, उससे पहले 2-3 दिन पहले ये बात बोला था। आप लोगों को याद होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप लोगों ने ये बात सुनी थी कि जब मैंने ये बात बोला था कि जब भारत के अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर चीन हमेशा फ्रंट पर होता है और इसको हमेशा अपना अभिन्न अंग बताता है, तो हमें भी तिब्बत के मुद्दे को, तिब्बत के प्रश्न को बार बार उठाना चाहिए। तो लीजिए, प्रश्न में आपको देखने को मिल गया और पूछा गया। इससे पहले प्रश्न क्या पूछा जाता था, हमारी चीन की सीमा किस राज्य से मिलती है, किस राज्य के जिलों से मिलती है या किस राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। पर अब तिब्बत का मामला पूछा गया। तो देखिए, जो बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ सीरियस लीजिए, घटनाक्रम वही बढ़ रहा है जो बातें मैं आप लोगों को लगातार बोल रहा हूँ, और अभी से एक्टिव जो स्टूडेंट होगा एग्जाम के लिए वो पहले से प्रिपेयर होगा। अब प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, आप लोग स्वयं आकलन कीजिएगा, स्वयं गेस कीजिएगा। और मैंने आप लोग को उस दिन बताया भी था, आने वाले समय में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि पीटी फैक्ट प्रश्न है, मेंस में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आने वाले समय में, तो आप उसे भी ध्यान लेकर आगे बढ़िएगा, इसे समझिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर और चराईदेव में आपको क्या हुआ कि वहाँ पर, और जिले में जहाँ पर लागू किया, जोरहट, गोलाघाट, काबी, ओलोंग, दिमा, हसाओ 1 अक्टूबर से अस्पा हटा लिया जाएगा। ये सब अपडेट है। अस्पा कानून क्या है इसे ध्यान रखिएगा, यह 1958 में आया हुआ एक विशेषाधिकार अधिनियम है, किसे सशस्त्र बल, जो हमारे सशस्त्र सीमाएं बल हैं, उनको दिया गया है। इसके कानून के तहत क्या किया, आसान क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए, जब आज़ाद हुआ था भारत, उसके बाद बहुत से क्षेत्र आसान हो गए थे, वो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र हो या उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र जो पाकिस्तान से जुड़े हुए क्षेत्र थे, तो या पूर्वी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्य के तहत आते थे, वो सारे आसान हो गए थे। इसलिए सेना को सशस्त्र एक विशेषाधिकार दिया गया था कि उसके तहत, कानून के तहत उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को चेतावनी देने के बाद सशस्त्र बल उस व्यक्ति पर बल प्रयोग कर सकती है, उसकी संपत्ति की जांच कर सकती है, उसकी घरों की जांच कर सकती है। उसके लिए अतिरिक्त हमें प्रशासनिक फॉर्मेलिटी नहीं निभाने की जरूरत है। अगर लगता है शंका, तो बहुत शंकाओं में उसे पकड़ा जा सकता है, उसके बाद उसके अनैतिक कार्यों को रोका जा सकता है। ऐसी बातें की गई थी। सैन्य बलों को अगर किसी व्यक्ति पर संदेह होता था, तो वह उस व्यक्ति को बिना गिरफ्तारी वारंट, केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि कुछ दिनों के बाद यह विवाद का कारण भी बन गया, कुछ दशकों के बाद, कि बहुत से नागरिक संगठनों के द्वारा यह लगाया गया कि जो सेना है, सेना के कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, लोगों का मानवाधिकार हनन कर रहे हैं। तो ये देखिए विवाद का कारण है। विवाद के संदर्भ में देखिए, इस संदर्भ में एक आयरन लेडी की भी चर्चा आती है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र से किस आयरन लेडी की चर्चा होती इस कानून से संबंधित मुद्दे पर, उसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया था, इस पर मैंने चर्चा भी किया हूँ। हालांकि उनको राजनीतिक पार्टी पर उनकी हार हुई थी चुनाव के दौरान, विगत जो चुनाव हुए थे। तो इसको ध्यान में रख के उस लेडीज का नाम बताइएगा, ठीक है ना। और लंबा इतिहास उनका रहा है इस कानून को हटाने के लिए, तो उसके संदर्भ में आप उत्तर दीजिएगा। अब देखिए कि यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में
और 3 के लिए प्रशासन और नवाचार से संबंधित टॉपिक आएगा। स्टेट पीसीएस वाले को मैंने बताया है कि अपने अपने सिलेबस के आधार पर अपने टॉपिक को टैली करा लीजिएगा और वहाँ से जीएस पेपर 1 में आता है कि जीएस पेपर 2 में आएगा या जीएस पेपर 3, 4 जैसे भी आपके पेपर हो उसके अनुसार देख लीजिए, क्योंकि हर स्टेट के पेपर अलग अलग होते हैं। मैं यूपीएससी को बस एक स्टैंड मार कर चलता हूँ कि स्टैंडर्ड सिलेबस के आधार पर इसको एनालिसिस कराऊंगा, तो आप लोग अपने स्टेट से आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देश में अन्य उच्च न्यायालयों में लागू किया जाएगा केरल आईटी मॉडल। आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ केस स्टडी पर ध्यान दीजिएगा। केस स्टडी पर रोल मॉडल स्टेट जो होते हैं वो किन किन राज्यों के लागू किए जाते हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो पीटी के भी प्रश्न होंगे, मेंस के भी प्रश्न होंगे, तो ये सब चीज़ों को संदर्भ में ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान रखिए, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी में आयोजित न्यायाधीशों के उत्तर क्षेत्र सम्मेलन में न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केरल उच्च न्यायालय की ओर से लॉन्च तकनीकी मॉडल से की अन्य उच्च न्यायालयों में लागू करने के लिए सहमति बनी है। अर्थात केरल मॉडल ने, केरल उच्च न्यायालय ने एक अपने एनालिसिस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई के उपयोग को बढ़ावा दिया और इसको सरल बनाने के लिए, न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नवाचार को डेवलप किया था, जिसमें समसामयिकी न्यायिक विकास और न्याय प्रणाली की विधि और प्रौद्योगिकी माध्यम से सुदृढ़ करना और विषयक जो उत्तर क्षेत्र जोन के लिए जो प्रौद्योगिकी के माध्यम से यूनिफॉर्म यूजर्स इंटरफेस, नागरिक याचिकाकर्ता या अधिवक्ता केस शेड्यूल, फाइलिंग रोस्टर ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए। और आप देखते होंगे केरल उच्च न्यायालय के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ऐसे बहुत से डैशबोर्ड बनाए गए जहां पर हम एआई का प्रयोग कर रहे हैं। तो न्यायपालिका में कैसे नवीन नवाचार आ रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। और साथ में देखिए एक टॉपिक और भी है, बेटी बचाओ बेटी अभियान के तहत होगी अब जिलों की रैंकिंग। ठीक है ना, तो 2015 में शुरू किए गए अभियान में भारत महिला लिंग अनुपात को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए देश में जन्म के समय लिंग अनुपात में 14-15 में 918 से सुधर कर 2019-20 में 934 हो गई है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है 918 से 934 तक का सफर तय करने में। लेकिन यह विश्व स्वास्थ्य के अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है उसमें 952 से कम है। तो ध्यान रखिएगा, आपको 3-4 पीटी फैक्ट मिल गए यहाँ से कि वैश्विक स्तर पर लिंगानुपात कितना है, समय लिंगानुपात जो है जन्म लेते समय लिंगानुपात कितना है, तो 952 है। वर्तमान में भारत में कितना है, 934 है। तो आपको ये सब आंकड़े याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए प्रश्न आप पर डिपेंड करता है, आप प्रश्न को टॉपिक को कैसे देखते हैं, पीटी फैक्ट के तौर पर, मेंस फैक्ट के तौर पर और इंटरव्यू फैक्ट के तौर पर। यहाँ से लगातार मैं अभी हाल ही में एटोरिया में इंटरव्यू बोर्ड में शामिल हूँ, तो वहाँ से प्रश्न मैं लगातार पूछ रहा हूँ इन्हीं सभी चीज़ों पर, आस्पा कानून हो या G20 सम्मेलन हो, तो ये सब सारे प्रश्न बनते हैं। और बहुत सी लड़कियाँ लड़के स्टूडेंट जो होते हैं जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो एक्टिव मोड में होते ही नहीं। बहुत से प्रश्न, जैसे मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ ना कि महिला कैंडिडेट को महिला अधिकारों को पता होना चाहिए, उनको कौन से विधिक अधिकार दिए गए हैं। तो 10 में से आपको 9 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसका उत्तर ही नहीं दे पाते, महिला कैंडिडेट। वैसे ही पुरुष अभ्यर्थियों से पूछा जाता है आपको कौन कौन से विधिक अधिकार दिए हैं, तो उसमें से 10 में से 10 अभ्यर्थी नहीं बता पाते हैं कि मुझे पुरुष वर्ग को कौन से विधिक अधिकार दिए गए उनके आत्मरक्षा, उनके सुरक्षा के लिए, उनको समाज में सुरक्षित करने के लिए। ऐसे बहुत से प्रश्न का जवाब मैं आपको दैनिक जागरण में लगातार देता हूँ, पर एक्टिव मोड में रहिएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आप मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट को इंटरव्यू बोर्ड में इस प्रकार के प्रश्नों से, केस स्टडी के संबंधित प्रश्नों से या सिचुएशन बेस्ड प्रश्नों से कभी दिक्कत होगी, पर लगातार आप लोग करिए इसको लेकर। ठीक है, अब है मंत्रालय, अर्थात जो परिवार कल्याण मंत्रालय है, बेटी बचाओ अभियान के लिए जो है महिला विकास बाल विकास मंत्रालय। तो सबसे पहले पीटी फैक्ट में बताइएगा इनके मंत्री कौन है। ठीक है ना, महिला और बाल विकास मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है, उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। WHO के सहयोग से यह रैंकिंग लाया जाएगा, तो ये सब चीजें होगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट यह है कि निर्यात के लिए वंदे भारत ट्रेन को लगातार किया जाएगा अपडेट। तो यहाँ से भी पीटी फैक्ट पूछा जाएगा। बहुत से देशों ने, जैसे अमेरिका, यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं और पूर्वी एशियाई के देश है, भारत से वंदे भारत निर्यात करने के लिए सहमति व्यक्त की है। जल्दी MOU साइन होगा।
तो भारत 475 वंदे भारत ट्रेन जो है इन्हें निर्यात करेगा, इन देशों को भेजेगा। तो नए अपडेशन आ रहे हैं, तो इसके लिए वंदे भारत प्रयोग जो होगा पूर्णतः भारतीय टेक्निक पर डेवलप जो कवच प्रणाली उसको और विकसित किया जा रहा है, इसकी रफ्तार को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले वर्तमान में रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अभी जो पहले थी वर्तमान में बढ़ाकर 180 कर दी गई, और इसे आगे बढ़ाकर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दी जाएगी। ट्रेन राइड संकेतक को डेवलप किया जा रहा है, इस प्रकार की सुविधाएं डेवलप की जा रही है। और पहली ट्रेन की तुलना में जो 34वीं ट्रेन है उसमें बहुत सी फैसिलिटी बढ़ाई गई है। तो पहली ट्रेन कब भेजी गई थी, यहाँ से पीटी फैक्ट भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी मार्ग पर पहला वंदे भारत ट्रेन छोड़ा गया था, भेजा गया था। तो मुझे बताइएगा सभी स्टेट के स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट के हों, बिहार के हों, यूपी के हो, एमपी के हो, राजस्थान के हो, जिस स्टेट से आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उस स्टेट से बताइएगा आपके स्टेट से पहला प्रथम वंदे भारत ट्रेन किन किन स्टेशनों के बीच चलाया गया। प्रथम वंदे भारत ट्रेन आपके राज्य में किस स्टेशनों के बीच चलाया गया, किन किन स्टेशनों के बीच चलाया गया, उसका उत्तर लिखिएगा, ताकि मैं भी यह जान सकूं इसी बहाने कि मेरे स्टूडेंट किन किन राज्यों से काम देख रहे हैं, मेरे वीडियो को समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पीटी फैक्ट निकाल लेना आप लोगों को है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ यहाँ से। देखिए बहुत मजा लगेगा अगर दैनिक जागरण को सही तरीके से आप लोग पढ़िएगा, एनालिसिस देखिएगा, एग्जाम आपका बहुत इजी हो जाएगा। पर उसे ही भास्ट बनाइएगा। सोचते हैं कि बहुत से स्टूडेंटों का मैसेज आता है कि सर लास्ट 6 मंथ का मुझे पीडीएफ दे दीजिए। अरे पीडीएफ से सिलेक्शन नहीं होता, मैं बार बार 1000 बार बोल चुका हूँ कि पीडीएफ से सिलेक्शन होता तो मैं सारी पीडीएफ एक ही दिन में आप लोगों को दे देता, पर इससे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में 10,000 से अधिक मैगजीन पत्रिकाएं हैं जो रेगुलर छपती है, जिसे आप लोग देखते हैं। क्या सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाता है? नहीं। जो मेहनत 365 दिन करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। मैं 7 शब्दों में यह बात बार बार बोलता हूं, तो आप लोग इसे मेहनत कीजिए, समस्याओं का समाधान ढूंढ निकला जाएगा। अब है कि स्वच्छांजलि से स्वस्थ होगा राष्ट्र, या केस स्टडी के तौर पर आप लोग इसे देखिएगा। सरकार के नवीन नवाचार में सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति, लोगों की सहभागिता अगर मान लिया जाए सभी मानकों पर, अगर हम केस स्टडी करें इसे, तो भारत का एक सफल अभियान के तौर पर यह माना जा सकता है। हालांकि अभी भी स्वच्छता के बहुत से कारक है जिसे हमें काम करने की आवश्यकता है। फिर भी जो स्थिति इसके शुभारंभ से 2014 से पूर्व जो स्थितियां हुआ करती थी रेलवे स्टेशन की, सार्वजनिक स्थानों की, सार्वजनिक स्थलों में हम पार्क या तो बस स्टैंड या इस प्रकार से कोई भी देखते थे, पार्क देखते थे, वहाँ स्वच्छता किस स्तर का हुआ करता था वो सभी से, इसमें छिपा नहीं है, इसमें पक्ष विपक्ष की बात होने वाली ही नहीं है। शासन प्रशासन में कोई व्यक्ति हो और उससे लाभान्वित नागरिक हो रहा है, तो उसमें अगर हम पहली दृष्टिया में देखें तो सबसे पहले स्वच्छता अभियान को लेकर मैं उसे रखूंगा। रीजन उसके पीछे इससे बहुत से कारक है ना, स्वतः ठीक होने लगते हैं, बहुत से बीमारियां हैं, बहुत से प्रभावित क्षेत्र हैं, वो धीरे धीरे समाप्त। अम्ब्रेला योजना के तहत इसे हम लोग मान सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा अम्ब्रेला योजना किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पीटी फैक्ट के बारे में कुछ चीज़ों को समझेंगे, आगे परिचर्चा करेंगे। 2.96 लाख से अधिक गांवों में खुद को घोषित किया है खुले में शौच से मुक्त, ठीक है। ये आंकड़े दिए गए हैं, पर ध्यान रखिएगा आंकड़े और धरातल पर अंतर हो जाता है। अभी भी गाँव में बहुत से लोग इस प्रवृत्ति को अपनाए हुए खुले में शौच करने के लिए, क्योंकि सामाजिक ताना बाना और उनकी पुरातन जो सोच है उसको लेकर चीज़ें चलती रहती है। अब 1 रुपया अगर हम निवेश करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो आउटपुट के तौर में हमें 9 रुपया रिटर्न मिलता है। ऐसे रीजन उसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं, आपके स्वास्थ्य चीज़ें बचा सकते हैं, इसके अलावा उत्पादक दिनों में फायदा भी मिलता है, ये सब चीज़ें होती है। 106 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है 2015 में भारत की जीडीपी को स्वच्छता न होने से। जब 2015 में अगर बात किया जाए, आंकड़े 2014 से पहले की हम बात करें, तो 2014 के आसपास दुनिया में आंकड़े जो आए थे 2015 में 106 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था अगर हम स्वच्छता को नहीं करते। वैश्विक तौर पर 223 अरब डॉलर का नुकसान हुआ वैश्विक अर्थव्यवस्था साफ सफाई की कमी से। अब सोच सकते हैं 106 यहीं पर है,
223 टोटल आपको वहाँ पर मिल रहे हैं। तो आंकड़े कितने भारत में भयावह इसे समझिएगा अगर हम स्वच्छता को बेहतर नहीं करते। 3.67 करोड़ भारतीय प्रभावित होते हैं जनजीवन से प्रभावित चीजों को लेकर। चलिए आगे बात किया जाए तो 15 लाख जाने जाती हैं अर्थात मृत्यु होता है प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में जल से जनित संक्रमण बीमारियों से, जैसे हैजा हो, टाइफाइड हो और भी बहुत से कारक हैं उसके आधार पर। और हाथ धोने से बच सकती है 5 लाख जाने। अगर केवल आप हाथ सैनिटाइज करते हैं, हाथ धोते हैं, हाथ को स्वच्छ रखते हैं तो 5 लाख हम बचा सकते हैं जान, जिसमें हर 10 से 6 व्यक्ति के पास अच्छी तरह से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ध्यान रखिएगा कोविड-19 के बाद ये स्थितियाँ बदली और भी इसको हाथ धोने वाले प्रवृत्ति को डेवलप किया गया था। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। 80% दुनिया भर में होती अशुद्ध पानी पीने से, साफ पीने से कमी होती है, कारण बीमारियां होती है। ये सब कारण बताए गए हैं। अब आगे हम बात करेंगे इसको लेकर कि स्वच्छ भारत अभियान के पहल क्या थी। तो 2 अक्टूबर 2014 को यह अभियान शुरू किया गया था। पहले तो आप लोग को याद रखना है इस चीज़ों को। अभी तक 52,137 करोड़ आवंटित किए गए 2023 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए। लगभग 83,938 करोड़ रुपये आवंटित किए गए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 2014 से 22 तक। ये आंकड़े याद रखने हैं आपको। और लगभग 1,65,048 गाँवों में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। और ये सब चीज़ें हर भारतीय को 6500 रुपये का नुकसान होता है अगर वो साफ सफाई के लिए कार्य बेहतर नहीं करते। सालाना औसत उनकी 6500 रुपये बर्बाद हो जाती है। तो आप इसे बचा सकते हैं। और एक पीटी फैक्ट के तौर पर आप इसे भी देखिएगा, मेघालय का उमन गोत नदी है जो आपको देश का सबसे स्वच्छ नदी है, देश की सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है। यह शिलांग से 85 किलोमीटर दूर भारत और बांग्लादेश की सीमा पर पूर्वी जयंतिया हिल्स के जिले में स्थित है। और ध्यान रखिएगा बहुत ही साफ सफाई वाली नदी है। पर मानवीय प्रवृत्ति, मानवीय पर्यटन अगर बढ़ावा मिलता है तो सब नुकसानें होंगी। ये सब आंकड़े दिए गए हैं, जरूर देख लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। चलिए अब हम बात करेंगे संतुलित दायरे में हो एआई का नियमन। अर्थात एआई की प्रासंगिकता जितनी बढ़ी है उसके साथ चिंताएं भी साथ में बढ़ी है कि हम इसे कैसे मैनेज करेंगे, हमारे जो डॉट्स है उसको कैसे क्लियर करेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर हमेशा प्रश्नगत किया जाता है और चीज़ों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे हम इसे और भी बेहतर तरीके से हम चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए विवेक देवराय जी हैं, उनके द्वारा यह चीज़ें लिखी गई है, उनका आर्टिकल है, तो ज़रूर आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो देखिए उनके द्वारा कुछ बातें की गई है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी प्रभाव का अछूता नहीं रहा है। प्रत्येक जीवन के हर पहलू के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, हर तथ्यों को देख रहे हैं। क्रांतिकारी बदलाव लाया गया है इनके द्वारा, एआई के द्वारा जटिल से जटिल प्रक्रियाओं को, गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास किया गया है। हमारे जीवन को सुधार किया है, बहुत सी चीज़ों को, नवाचार को डेवलप कर रहा है एआई। इसके लिए उसके साथ कुछ न कुछ दुष्प्रभाव भी साथ में आते हैं जिसको चिंतित है, जिनके लिए इनके द्वारा लेख लिखा गया है। अब चाणक्य ने शासन में ईमानदारी और नैतिकता के जिस भाव पर बल दिया है उसे देखते हुए एआई के विवेक सम्मत विनियमन अर्थात नियम बनाने की एक सहज आवश्यकता महसूस हो रही है। इस राह पर एक संतुलित और संतुलन साधना होगा जिसमें उपयोगी सिद्ध होगी। देखिए कुल मिलाकर बात की जाए इनके लेख में यह शुरुआती दौर पर कहा जा रहा है कि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम इसके जितने भी व्यापक प्रयोग को बल देंगे उसके साथ हमारे लिए उतनी ही चिंताओं के लिए रेखाएं खींची जाएंगी। रीजन उसके पीछे आप जानते होंगे कि हम जितना नवाचार को डेवलप करते उसके साथ हमारे उसके बहुत से प्रश्न आपके उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उसके लिए नैतिक जिम्मेवारी का प्रश्न होगा, मानवीय स्वरूप का प्रश्न होगा, रोजगार का प्रश्न होगा। बहुत से लोगों को इससे रोजगार छीनी जा सकती है, इससे संबंधित प्रश्न होंगे और भी बहुत से तकनीकी और राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके संदर्भ में चीज़ें आपको देखने की आवश्यकता है। इनके द्वारा कुछ रेखांकित किया गया उसे जरूर देखिएगा। एआई किसी व्यक्ति के रुझान की पहचान में सक्षम बनाता है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला जोखिम और पक्षपात उसमें रोकने के लिए बात की गई है इसमें। साथ ही साथ एआई एल्गोरिदम जो है
वो पूर्वाग्रहों को कायम रख सकता है, इन्हें और भी बढ़ा सकता है, रोजगार, क्रेडिट और कानून परिवर्तन जैसे मुद्दे प्रभावित कर सकता है, आशंका बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर बात की जाए, हम जिस प्रकार का एल्गोरिदम डेवलप करेंगे एआई में, वो उसी फॉर्मेट के आधार पर चीज़ें हमारे सामने, लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा। तो कुल मिलाकर हम रोजगार के आंकड़े के तालमेल आंकड़े मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्रेडिट को लेकर, क्रेडिट स्कोर जो होता है, जहां पर आप लोगों को, बहुत से लोगों को क्रेडिट स्कोर के माध्यम से पैसे मुहैया कराए जाते हैं, क्रेडिट स्कोर को हम मिसपॉलिनेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कानून परिवर्तन जैसे क्षेत्र को भी क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके लिए मशीन बायस, याद रखिएगा, मशीन बायस एक मूवी आई है हाल ही में, वेब सीरीज, मूवी नहीं, वेब सीरीज, पंकज त्रिपाठी जी का, उस वेब सीरीज को जाके देखिएगा। वो वकील बने हुए, वहां पर उन्होंने एक बायस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है, बताया गया उनके द्वारा कि यह किस प्रकार के जो केसेस थी, मान लीजिए दो व्यक्ति के बीच विवाद था, तो पुलिस उस पर काम कर रही थी, तो पुलिस किसी प्रकार के बायस से होकर काम कर रहे थे, अर्थात किसी व्यक्ति को वो पहले ही मान ली थी क्या यह आरोपी है, उसी के संदर्भ में एक बायस कॉन्सेप्ट होकर काम कर रहे, उसके एक बिंदु पर केंद्रित होकर काम कर रही थी, नहीं कि उस मुद्दे में जुड़े हुए कोई भी और भी व्यक्ति हो सकता है उसके आधार पर। इसलिए मशीन बायस भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर हम किसी खास विषय वस्तु को आगे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह किया जा रहा है कि हम न्यूट्रल होकर काम कैसे कर सकते हैं। जैसे हर जगह हम किसी न किसी प्रकार से एक तरफी रुझान हो जाता है, वो राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, या व्यक्ति परक रुझान भी हमें देखने को मिल जाता है। पर मशीन है, मशीन को न्यूट्रल होना चाहिए क्योंकि सेवाएं वो दे रहा है, तो हम इसे कैसे निश्चित करेंगे, इसका सबसे बड़ा चिंता का बिंदु है। तो मशीन वायरस यानी मशीन पूर्वाग्रह पर हम प्री पब्लिका का एक अध्ययन से यह सामने आया है कि अमेरिकी न्याय प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले पूर्वानुमानित एल्गोरिदम नस्ली रूप से पक्षपाती हो सकते हैं, नस्ली भेदभाव डेवलप हो सकते हैं, ऐसा पूर्वाग्रह किया गया। इसके नियामकीय नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया गया। ये सब चर्चा परिचर्चा हुई है, तो आपको ध्यान रखना है, ये सब चीजें आपके साथ भी होंगी। 2019 के बाद एक द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक प्राइवेसी प्रोजेक्ट शीर्षक में से प्रकाशित एक रिपोर्ट, अर्थात एक रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया कि एआई आधारित तकनीकें किस प्रकार निजता में सेंध लगा सकती है। तो आप देखते होंगे निजता के प्रश्न भी इससे उभरते हैं, तो आपको यहाँ से प्रश्न जब भी पूछा जाएगा, कुछ टर्मोलॉजी को आप उठा सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि सर मशीनी वायस इससे प्रभावित होगा, मशीन वायस हो सकता है, साथ ही साथ निजता के प्रश्न होंगे, उसके लिए आंकड़े दे दीजिएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की द प्राइवेसी प्रोजेक्ट के शीर्षक की रिपोर्ट दीजिएगा, आप इससे बता सकते हैं। एआई तंत्र जितना व्यापक और विस्तारित होता रहेगा, वो साइबर हमलों के लिहाज से उतना ही अधिक संवेदनशील होता रहेगा। हाल में साइबर हमले के आंकड़े बढ़ गए हैं, तो इसके पीछे का मुख्य कारण एल्गोरिदम भी देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए 2016 में एडवर्सियल, याद रखिएगा एडवर्सियल, आपको मशीन लर्निंग इंडस्ट्री पर्सनैलिटी शीर्षक एक शोध पत्र में पाया गया कि इसी पहलू को रेखांकित किया गया कि कैसे कुछ गड़बड़ियां एआई प्रणाली में सेंधमारी कर सकता है। तो बहुत से ऐसे साइबर अपराध है जिसकी अपराधिता बढ़ जाएगी और आगे बढ़ेगी, तो इनको लेकर भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। इन सब चीज़ों को लेकर चीज़ें आगे बढ़ेगी। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा लाइव क्लास में कुछ इशू हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2016 में जो शीर्षक के तौर पर आया था एल्गोरिदम को लेकर प्रश्न, जो बुकिंग इंडस्ट्री के द्वारा 2016 में एल्गोरिदम को जवाबदेही कैसे बनाया जाए शीर्षक पर प्रकाशित रिपोर्ट के दलील दी गई थी कि अगर एआई के स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियामकीय उपाय कितने आवश्यक है, इसकी नैतिकता के बिंदु कितने आवश्यक है, उसे पुनः महसूस किया जा रहा है, उसे देखने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर बात की जाए कि यूरोपीय संघ ने 2021 में एआई एक्ट प्रस्तावित किया। इसमें एआई के अंतर्गत उस सुरक्षा मानकों और मूल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रविधा अर्थात अधिक संशोधित मसौदा प्रस्तुत किया था, और एआई के अंतर्गत जोखिम के वर्गीकरण के लेकर
पारदर्शिता बरतने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए, शिकायत निवारण तंत्र को डेवलप करने के लिए व्यवस्था करता है, किया गया था। जैसे हमें भी यह प्रयास करना चाहिए और साथ ही साथ यह अंदेशा भी किया तमाम एप्लीकेशन नियामकीय दायरे में आ जाएंगे, जिससे नवाचार प्रभावित होने के साथ साथ ही यूरोपीय संघ में एआई के विकास को बाधित होगा। तो इस प्रकार के भी हमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे उसको हमको सही करने की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों को लेकर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर बात यह की जा रही है कि हम बेहतर प्रबंधन कैसे करें, एआई को बेहतर कैसे करें। तो आपके अनुसार क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एआई को हमें अगर बेहतर यूज़ करना है, उसके जो चिंताएं हैं उसको दूर करने से पहले, हमें चिंताओं को रेखांकित करने से पहले हम इसके प्रयोग के क्षेत्र को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसे जरूर बताइएगा। ये जरूर आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है, आपको प्रश्न में इसके संदर्भ को देखा जा सकता है। तो आगे बढ़िएगा, प्रश्न पूछिएगा। अब देखिए, हर वर्ग महिलाओं को मिले इसका लाभ। जो हाल ही में आपको संसद में जो बिल पास किया गया, एक्ट बना, तो सबसे पहले तो मुझे यह क्वेश्चन दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कौन सा एक्ट था, एक्ट कौन सा और किस संशोधन बिल के द्वारा ये लाया गया था, और राष्ट्रपति के द्वारा, माननीय राष्ट्रपति के द्वारा इस पर कब हस्ताक्षर किया गया। ये 3 पीटी फैक्ट बताइएगा और यहाँ से आप निश्चित मानिए, यहाँ से प्रश्न पीटी में, मेंस में और इंटरव्यू में, और हम लोग इंटरव्यू बोर्ड में हैं तो यहाँ पर सभी से इस टॉपिक से प्रश्न पूछ पा रहे हैं। तो अधिकतर कैंडिडेट यह नहीं बता पा रहे हैं कि यह किस एक्ट के माध्यम से ये कौन सा एक्ट होगा। सभी 128 संविधान संशोधन की चर्चा कर रहे हैं और बता नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग को जरूर बताना चाहिए, हमारे स्टूडेंट है। चलिए हम देख लेते हैं कौन से एक्ट के माध्यम से यह लागू होगा और किस वर्ष से यह लागू होगा, यह भी बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लगातार प्रयास से, लगातार बूंद बूंद से घड़ा भरता है और एक लगातार प्रयास से सफलता मिलती है। लेखक ने देखिए जो इस मुद्दे को बहुत बेहतर तरीके से, है ना, इस पॉइंट को उठाया है कि सभी लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि इतना लेट क्यों हो गया। ठीक है ना, इतना लेट क्यों हो गया, उसके पीछे का बहुत से टेक्निकल कारण है। इसके पीछे होने का, कभी संसद में बहुमत नहीं हो पाया था, किसी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखी जा रही थी, तो कारक बहुत से थे। पर जब हम अभी लागू कर रहे हैं, इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स को देखने की जरूरत है, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने की आवश्यकता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि समावेशी, समृद्ध और संतुलित भविष्य परिकल्पना हमेशा छोटे छोटे कदमों से तय होते हैं कि हम कैसे समावेशी शासन प्रशासन की वृद्धि कर सके, समृद्ध नवाचार को बढ़ा सके और संतुलित भविष्य का निर्माण कर सके। इसके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लाया गया है वो कैसे काम कर सकता है। राजनीतिक दृष्टि से यह सीमित करने सोचने वाली बात है कि यह लेट क्यों हो रहा है। इन सवालों पर आपको नहीं जाना, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना है। तो सशस्त्र बलों में महिलाओं की स्थायी कमीशन की बात हो, मातृत्व अवकाश की बात हो, पीएम आवास योजना की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात हो, उज्ज्वला योजना, महिला पुलिसकर्मियों में बढ़ते प्रतिनिधित्व, मुद्रा योजना जैसे अनेक जो है महिलाओं के समृद्धि के लिए संबंधित है। तो बूंद बूंद करके घड़ा भरा जा रहा था। वर्तमान में 33% का आरक्षण कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए जो बताए जा रहे हैं कि अगले चुनाव से यह लागू होगा। इसके लिए हम बात कर सकते हैं कि जनगणना जो होगी और जनगणना के बीच जो परिसीमन का कॉन्सेप्ट है, उस पर हमें इस अवधि वर्तमान में हम इसे लागू नहीं कर सकते। इस पर मैं कभी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को इस एक्ट के बारे में, छोटा सा वीडियो, ताकि इससे बेहतर तरीके से आप मेंस तैयार कर सके। इस पर एक वीडियो में आपको बना के दे दूंगा। इसके टेक्निकल इशू क्या है, क्यों नहीं अभी तक इसे पारित किया जा सका था और क्यों आगे यह लागू होगा, वर्तमान डेट से क्यों नहीं लागू होगा, और क्या इसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, क्या इसके पीछे व्यवहारिक कारण हो सकते हैं, क्या इसके पीछे कुछ प्रशासनिक कारण है। तो इसे हम समझने का प्रयास करते हुए इसे एक वीडियो में हम आपको कवर कर देंगे। फिलहाल हम इसे इस तरीके से देखते हैं कि इस एक्ट के माध्यम से महिलाओं को कैसे लाभ मिल सकता है, किस प्रकार से चीज़ें देखी जा सकती है।
अब है हर क्षेत्र में महिला, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महिला खिलाड़ियों, उपलब्धियां, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित के विषयों में महिलाओं के बढ़ते नामांकन की समृद्धि की स्पष्ट व्याख्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो महिलाओं का सहयोग, महिलाओं का जो क्षेत्रों में आना, उनकी सहभागिता बढ़ना एक प्रमुख कारक माना जा सकता है। भारत में लगभग 43% जो है स्नातक, 1/4 अंतरिक्ष विज्ञानी महिलाएं हैं। इसका समर्पण हाल ही में चंद्रयान 3 की सफलता के दौरान पूरी दुनिया ने देखा। उसमें महिला जो विज्ञानी थे किस प्रकार से भूमिका अदा की थी उनके द्वारा। चंद्रयान 1 का बात हो, 2 की बात हो, 3 की बात हो, हर जगह देखते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने पर तात्पर्य यह होता है महज लाभकारी योजनाओं तो उनकी पहुंच सुनिश्चित करने या केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है। इसके मायने राष्ट्रीय फलक को मजबूत बनाने से जुड़े हैं। मैं लगातार आप लोगों को बताता हूं कि केवल योजनाओं तक महिलाओं को पहुंच स्थापित कर देने से महिला सशक्त नहीं हो जाती है। उनको डिसीजन मेकर के तौर पर उसे जब तक हम नहीं सामने लाएंगे, राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को स्पष्ट नहीं करेंगे, तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता। इसके लिए ही 33% का आरक्षण जो महिलाओं को दिया गया, केवल आरक्षण का मामला मत समझिएगा। यह भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर सहभागिता के प्रश्न के तौर पर देखिएगा। हम संघवादी स्वरूप में महिलाओं के बढ़ती भूमिका के रूप में इसे देखते हैं और आगे आने वाले समय में महिलाएं अपनी कैसी उपयोगी शासन प्रशासन में अपना योगदान कर सकते हैं, इसके रूप में इसे देखा जाना चाहिए। तो यह मील का पत्थर साबित होगा। मैं लगातार इस पर बातें कर रहा हूं, अभी आने वाले समय में इससे आपको चीजें देखने को मिल जाएगी। ये सब चीजें दी गई है। अब देखिएगा, इसके अतिरिक्त हम बात कर सकते हैं, केंद्र सरकार महिलाओं को बहुत से योजनाएं, परियोजनाओं के माध्यम से सशक्त करने का प्रयास की है। इस योजना के माध्यम से हम लोकतांत्रिक परंपराओं और संसाधनों को सुदृढ़ीकरण का जो अनुभव कर रहे हैं उसे और समृद्ध कर सकते हैं। महिलाओं को राजनीति में भागीदारी के संबंध में और बढ़ावा दे सकते हैं। चुनाव के दौरान पूरे देश में लोकतांत्रिक वृद्धि और रुझान को लेकर मतदाताओं को और उम्मीदवारों के बीच महिलाओं की भूमिका अभूतपूर्व परिवर्तन होते देख रहे हैं। रीजन उसके पीछे है कि जब महिला सशक्त होगी तो कुनबा सशक्त होता। मैं बार बार ये बातें पहले भी करता हूँ। एक महिला केवल अपने परिवार को नहीं सशक्त करती है, आने वाले भविष्य को सशक्त नहीं करती है, पूरे कुनबे को सशक्त करती है। तो इस महिला का वंदन होना आवश्यक है। महिलाओं को सशक्त होना आवश्यक है। महिलाओं को समय के साथ चलने के तमाम अवसर दिए जाने चाहिए जो एक पुरुष को प्राप्त है। साथ ही साथ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने होंगे कि अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उनको सशक्तिकरण के रूप में देखा जाएगा, उसके साथ सामाजिक ताने बाने के रूप में इसकी स्थिति क्या होगी, इस प्रश्न को हमें सवाल को ढूंढना होगा। महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ते जाएंगे, महिलाओं के द्वारा उत्पीड़न के मामले बढ़ते जाएंगे जैसे पुरुष के, क्योंकि जहां पर अधिकार दिए जाते हैं वहां पर दबाव क्रिएट होता है। जहां पर अधिकार क्रिएट किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जहां पर अधिकार और सत्ता दी जाती है, अधिकार प्लस सत्ता दी जाती है, वो जो व्यक्ति विशेष है, कोई भी हो, वो पुरुष हो, मेल हो, थर्ड जेंडर हो, जिनमें अधिकार और सत्ता का उपभोग करने का अथॉरिटी उनको दिया जाए, शक्ति दिया जाए, उनको प्रयोग करने के लिए उनको क्षमता दिया जाए, तो वो नेतृत्वकारी भूमिका में आ जाएगा। नेतृत्वकारी भूमिका में आने से उसका अगला स्टेप होगा, वो अपने नेतृत्वकारी भूमिका के माध्यम से व्यक्ति विशेष को, व्यक्ति समूह विशेष को सामाजिक रूप से अपने प्रभाव छोड़ना चाहेगा और सत्ता के अभ्यास के बीच का खेल प्रारंभ होगा। सत्ता प्लस सत्ता का अभ्यास आप लोगों को मैंने बताया है। तो इसके खेल के स्वरूपीकरण में महिलाओं की वर्तमान स्थिति को भी देखने की जरूरत होगी। यह सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि जब महिलाओं को शक्ति मिलेगी वो कैसे इसका प्रयोग करेंगे। कल मैं एक इंटरव्यू बोर्ड में था, एक व्यक्ति थी CDPO थी, चाइल्ड डेवलपमेंट CDPO में चयन हुआ था, उनका भी इंटरव्यू था कल। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा, उनके द्वारा बार बार ये बोला जा रहा था कि पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को सशक्त नहीं किया जा रहा, उनसे अवसर दिया चाहिए। बहुत से महिला पुरुष विरोधी बातें कर। मैंने उनसे एक सवाल पूछा तो उनके पास उनका जवाब नहीं था। ये प्रश्न आपसे भी मैं पूछ रहा हूँ,
क्या आपको नहीं लगता है, क्या आपको यह नहीं लगता है कि जहां पर महिलाओं को अधिकार दिया जा रहा है, जिन महिलाएं स्वयं को सशक्त कर पा रही है, वो भी शोषण कर रही हैं और शोषण के रूप अलग अलग है। हालांकि महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्रश्न पर पुरुष को सजा का प्रावधान किया गया है, पर ऐसे बहुत से मामले हैं जहां पर महिलाओं के द्वारा जो उत्पीड़न किया जाएगा पुरुषों पर, उनके लिए अधिकार नहीं दिए गए। तो इस बीच के संतुलन का बिंदु क्या हो सकता है? तो उनके पास वो जवाब नहीं था। तो आपसे भी मैं ये प्रश्न पूछता हूँ, आपके नजर में क्या होना चाहिए? क्या केवल हम एक तरफी नजर को वर्तमान में देखें कि महिलाएं को सशक्त कर दे और पुरुष को भी क्या करें, पुरुष को भी आपको उनके अधिकारों से वंचित कर दे? जैसे महिला सशक्त हो रही है, उनके एक्ट दिए गए उनको सशक्तिकरण के लिए, बहुत से पुरुष उत्पीड़न के लिए, पुरुष जब उत्पीड़न करता है महिलाओं पर, उनको रोकने के लिए एक्ट बनाए गए हैं। वैसे ही जैसे महिला सशक्त होंगी, सत्ता का अभ्यास करेंगी, उनकी भी उत्पीड़न की शक्तियां बढ़ेंगी और पुरुषों पर उत्पीड़न किया जाएगा, तो उनको भी एक्ट देने की आवश्यकता होगी। तो आने वाले कुछ समय में आपको पुरुष एक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके घरेलू हिंसा को रोकने के लिए, एक्सेट्रा आने वाले कुछ ही समय में जब ये चीजें आप देखिएगा, तो आप पुरुष जैसे महिला एक्ट देखते हैं ना, वैसे ही पुरुषों से संबंधित एक्ट भी आपको पढ़ने होंगे। तो चलिए, मैं इसी संदर्भ में देखूंगा, आगे बढ़ूंगा, आगे आने वाले समय में आपसे उम्मीद करूंगा इन सब चीजों के उत्तर अच्छे से दे पाए। कुछ पीटी फैक्ट है, उसे देख लीजिएगा आप लोग। देखिए, प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, भारत बांग्लादेश मुक्त व्यापार समझौते। तो मैंने भारत के साथ जितने भी मुक्त व्यापार समझौते हुए उसका एक बार लिस्ट दिया था एफटीए में, अगर आप लोग को याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत ने किन किन देशों के साथ एफटीए कर चुका है, किन देशों के साथ करने वाला, किसके एग्रीमेंट होने वाले हैं, सभी पर मैं चर्चा किया हूँ। उसी से प्रश्न था, तो आपको पीटी में देख सकते हैं। अब भारत बांग्लादेश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जल्द वार्ता कर रहा है, तो इस पर अगर एमओयू साइन हो जाती है तो बांग्लादेश भी शामिल हो जाएगा। और मुक्त व्यापार समझौता सीई जो सीईपीए एक प्रकार का क्या होता है, मुक्त व्यापार समझौता होता है, जिसके तहत हम दो व्यापारिक भागीदार अपने बीच व्यापार किए जाने वाले सामानों की अधिकतम संख्या पर सीमा शुल्क क्या करते, काफी कम कर देते या समाप्त कर देते। इसके अलावा वे सेवाओं और निवेशों को बढ़ावा देने के लिए मापदंडों को आसान कर देते इत्यादि काम करते हैं। तो चलिए, मुझे पीटी फैक्ट के तौर पर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत किन किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है, अर्थात एफटीए किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसकी लिस्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग सभी लोग सहयोगी बनिए, केवल मैसेज मत कीजिए कि क्लास लीजिए सर। क्लास लेते हैं तो उसका आपको रिस्पॉन्स भी देना होगा, ठीक है ना। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं दूसरे टाइप का टीचर हूँ, आप लोग से मैं जिद पकड़ के काम करवाऊंगा। सिलेक्शन हो जाइएगा, आप मुझे थैंक यू जरूर बोलिएगा, पर मुझे उस दिन ज़्यादा खुशी, अभी आप लोग को बुरा लगता होगा। चलिए, जीएसटी संग्रह में आपको इस आंकड़े को एक बार लिख लेना है कहीं पर अच्छे से, आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं पीटी फैक्ट के तौर पर। पांच सबसे ज़्यादा संग्रह करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, गुजरात है, हरियाणा है। इस आंकड़े को अच्छे से लिखे रहिएगा, प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अब देखिए, भारत अमेरिका जयशंकर जी के बयान है, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, इसको आप लोग देख कर समझ सकते हैं। पीटी फैक्ट खेल से बहुत बार प्रश्न इस बार पूछेंगे, आसियान से। एक केस स्टडी जिसे मैं ढूंढ रहा था, सबसे नीचे दिया हुआ है, देखिए केस स्टडी। बिहार में एक ऐसी घटना घटी है, आरा टाउन, अर्थात बिहार भोजपुर जिला में आरा एक टाउन है, वहां पर गलती से एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के फोन पर कर दिया कॉल, तो पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। अब मामला इसे समझिएगा, क्यों केस स्टडी का मामला मैं बोल रहा हूं। देखिए, दोष उसकी इतनी थी कि उसने गलती से पड़ोसी के मोबाइल पर फोन कर दिया। मृतक की गर्दन, पीठ, नाक जख्मों के निशान पाए गए, इतना मारा गया, उसे पीटा गया और उसकी हत्या हो गई, ठीक है ना। मामला यह है कि इसे समझिएगा कि हम अपने सामाजिक दायित्व के संदर्भ में या व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर व्यक्ति संपदा के सार्वभौमिकता के तौर पर हम समाज को कहाँ देख रहे हैं। व्यक्ति विशेष केवल कुछ गलती से उसे समझना, वाद, मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, वाद, प्रतिवाद और संवाद,
संवाद का जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जिसमें दो पक्ष को हमेशा दिखते हैं पर संवाद का कॉन्सेप्ट नहीं दिखता है, वैसा ही मामला यहाँ तक देखने को मिला है। वाद हुआ, प्रतिवाद हुआ, पर बैठ के उन्होंने संवाद नहीं किया। अब गलती था, जानबूझकर था, क्या था, पहले इस मंशा को समझनी चाहिए थी। देखिए, हर जगह आपके वाद, प्रतिवाद और संवाद वाला कॉन्सेप्ट का केस स्टडी देखते हुए मिलेगा, तो आप इसे जरूर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि समाज में आपका दायित्व क्या है, आपका नेतृत्व भूमिका क्या हो सकता है। प्रशासन में आप जाइएगा तो आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे लागू कीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर के तौर पर इसे देखिएगा, समझिएगा। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। आप लोग कमेंट सेक्शन में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे जरूर आपको प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कुछ फैक्टर है, इसे ध्यान रखिएगा। पीटी फैक्ट, आज के दिन क्या हुए थे। गांधी जयंती में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह 2007 से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह निर्देशित किया गया था, मेमोरेंडम जारी किया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है गांधी जी के जयंती पर। ठीक है। और चार्ल्स डार्विन आज ही के दिन 5 साल की यात्रा कर इंग्लैंड से लौटे थे इंग्लैंड, और उन्होंने डार्विन अवार्ड दिया था। तो याद रखिएगा, ये सब चीजें याद रखिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री आशा पारेख का जन्म आज ही के दिन हुआ था। ये सब चीजें पीटी फैक्ट के तौर पर आप लोग देख लीजिएगा। ये सब चीजें आप लोग स्वयं से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं हर चीज मेरे द्वारा ही बताया जाए। पेपर को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अच्छे से एक बार रिव्यू कीजिए, समय दीजिए इसमें 3 से 4 घंटा। आपके बहुत से प्रश्नों का सोल्यूशन यह दे देगा। 3 से 4 घंटा इसमें समय दे रहे हैं तो विश्वास मानिए इसका आउटपुट आपके पूरे सिलेबस का 50 से 60% होगा। आप इसे आज न कल जरूर मानिएगा और ये लगातार आपको करने की आवश्यकता होगी। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।